नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आई दृष्टि करंट अफेयर की बुक को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे थे और आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जिसके पास भी ये बुक है, पेज नंबर 154 निकाल ले और यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने कुछ इमेज पीआईबी की भी लगाई हैं या कुछ न्यूज़पेपर की क्लिप भी लगाई हैं, जिससे कि थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर सकें। ठीक है ना? तो केवल मैं यहाँ रीडिंग नहीं करूँगा, आपको थोड़ा डिटेल में भी बताऊँगा। कुछ मैपिंग भी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज कराई है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, आज की वीडियो का पहला करंट अफेयर क्या है, ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड है। तो ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ है, सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया गया है। अब कोई आयोजन हुआ है तो उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। देखो, थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड समिट है तो सेमीकंडक्टर थीम में आ रहा है। क्लियर? अब ये कब हुआ था, 11 से 13 सितंबर। डेट भी याद रखना, कई बार डायरेक्टली एक डेट भी लिखी आ जाती है एग्जाम में जब मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं। तो 11 से 13 सितंबर को सेमीकॉन इंडिया कहां पर हुआ, ग्रेटर नोएडा में। क्लियर? अब इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट लिखे हुए हैं कि एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया गया है। विशेष अनुसंधान कोष मतलब स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया गया है। $1 ट्रिलियन का, सॉरी, ₹1 ट्रिलियन का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया गया है, यह हमें याद रखना है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि ऐसा आयोजन करने वाला भव्य इंडिया मतलब 8वें नंबर का कंट्री बना है। ठीक है? इसके अलावा यूपी की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 भी यूपी ने लागू कर दी है। अब जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, देखिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं भी आपको बस बता दे रहा हूं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये फाइनेंशियल मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, और ये नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। कितनी कैपिटल सब्सिडी देगी, कितनी इंटरेस्ट सब्सिडी देगी, कितना लैंड रिबेट देगी, तो इससे रिलेटेड ये पूरा डेटा है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, जैसे पानी की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे, पावर बैंकिंग होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो इसको मेंस के टाइम पे डिस्कस करेंगे, बट इतना याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आगे चलते हैं अगला। तो देखिए, एक और चीज, अब ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो भी हुआ है, तो ये साथ ही साथ कर लेते हैं। और ये ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। इससे पहले कब हुआ था, 2023 में हुआ था। तो दूसरा कहां पे हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ। और इसकी थीम फिर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया थीम क्या है, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग। यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग, हिंदी में क्या कहेंगे, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ठीक है? अब जो इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ है, इसमें पार्टनर कंट्री किसको बनाया गया है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वियतनाम को बनाया गया है। अब देखिए, या तो डायरेक्टली यही पूछ लेगा कि पार्टनर कंट्री किसको बनाया गया है। अगर ये नहीं पूछेगा तो इसकी मैपिंग पूछी जा सकती है। तो एक बार मैपिंग देख लेते हैं वियतनाम की। ठीक है? तो देखिए, ये वियतनाम है हमारा, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ये मैं उम्मीद करता हूं आप सबको पता होगा। तो ये रहा वियतनाम। अब देखिए, यूपी पीसीएस में इससे क्वेश्चन आया था। सबसे पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आया था एक स्टेटमेंट में कि जो मेकोंग रिवर है, देखिए मेकोंग रिवर ये है, ये कहां से निकलती है, तिब्बतियन प्लेटू से निकलती है। पहला स्टेटमेंट ये था, तो ये सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये आया था कि जो मेकोंग रिवर का डेल्टा है वो साउथ कंबोडिया में है। देखिए, कंबोडिया कंट्री ये रहा, तो यही पूछा था कि मेकोंग रिवर का डेल्टा साउथ कंबोडिया में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आप देखो, मेकोंग रिवर का डेल्टा कहां आ रहा है, वियतनाम में। तो मेकोंग रिवर का डेल्टा कहां पे हो गया, वियतनाम में। क्लियर? अब हमने एक मैपिंग की कि मेकोंग रिवर का डेल्टा वियतनाम में है। इसके अलावा इसके आसपास के कंट्री भी देख लेते हैं। देखिए, कंबोडिया से टच हो रहा है, इधर ये लाओस है, और ऊपर चाइना है। तो एक चीज हमें याद रखनी है कि वियतनाम म्यांमार से टच नहीं होता। वियतनाम किससे टच नहीं होता, म्यांमार से टच नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए, ये इधर देखिए, यहां पे लाओस बीच में आ जाता है। क्लियर? अब इसके अलावा एक और चीज आप याद रखिए, एक सेकंड रेस करूं इसे। देखिए, यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड 2022 में या 23 में एक क्वेश्चन आया था वियतनाम से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि वियतनाम क्या है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो पहला स्टेटमेंट यही आया था, क्या वियतनाम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो वहां फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट ये था कि ये सिंगल पार्टी है यहाँ पे, कि मल्टी पार्टी है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिंगल पार्टी है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपको याद रखना है कि वियतनाम में सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है? इसके अलावा एक स्टेटमेंट ये था, क्या यहाँ पे ई सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है, ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत था। यहां पे बेसिकली क्या है, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है।
तो वियतनाम क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन गया है। तो जब ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन जाएगा तो क्या होगा, वहां की इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी, रेदर देन ई सर्विस सेक्टर की वजह से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट होने की वजह से वियतनाम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। और जब हमारा ट्रेड पार्टनर भी है ट्रेड शो में, तो इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको ध्यान से कर लेना, हो सकता है डायरेक्टली कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। क्लियर। इसके अलावा देखिए एक और चीज वियतनाम से रिलेटेड याद रखिए, देखिए ये पीआईबी से इमेज उठाई है मैंने कि इंडिया सी फूड को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो सी फूड हम कितने कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, 132 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो टॉप 5 का रैंकिंग दी हुई थी पीआईबी में, तो सबसे ज्यादा सी फूड हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए को, सेकंड चाइना को, थर्ड जापान को, फोर्थ कौन है, देखो वियतनाम। तो वियतनाम कई जगह न्यूज में आ रहा है, तो हमें बहुत ध्यान से करना है। क्लियर यहां तक। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, हमने जो सी फूड एक्सपोर्ट किया था वो 2023-24 में थोड़ा सा कम किया था, देखिए आप ग्राफ में भी देख पा रहे होंगे, तो ये एक स्टेटमेंट ऐसे ही याद रख लीजिए। क्लियर यहां तक। तो हमने ऊपर के दो करंट अफेयर कर लिए। देखिए थोड़ा डिटेल में करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर रीडिंग करते रहेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व होने की चांसेस कम हो जाते हैं। आपको एक स्टेटमेंट आता होगा, एक नहीं आता होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल, तो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल कहां पे खुला है, ये गोरखपुर में खुला है, मतलब नॉर्थ पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल खुला है। क्या याद रखेंगे, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल खुला है। और अगर यह क्वेश्चन आए कि यूपी का पहला सैनिक स्कूल कहां पे खुला था, तो यूपी का पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में खुला था 1960 में। ये 1960 भी याद रखना है, लखनऊ आप सब याद रखोगे, 60 भूल जाओगे। और किसके कार्यकाल में खुला था, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के कार्यकाल में खुला था। तो हमने कितने फैक्ट याद रखे कि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहां पे खुला है, गोरखपुर में खुला है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यूपी का पहला सैनिक स्कूल कहां पर है, तो वो लखनऊ में 1960 में संपूर्णानंद जी के कार्यकाल में खुला था, याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो पूर्वांचल का पहला स्कूल खुला है उसका लोकार्पण किसने किया, उद्घाटन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। ये नाम याद रखना है क्योंकि अभी रिसेंटली एक एग्रीकल्चर का या नर्सिंग का पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें पूछा गया था कि जो ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल यूपी का कहां पे खुला है, ठीक है ना, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, तो वो कहां खुला था, मथुरा में खुला था। तो पूछा गया था कि उसका उद्घाटन किसने किया, तो डिफेंस मिनिस्टर ने किया था, वहां पे मोदी जी का नाम शायद लिखा हुआ था और तारीख भी लिखी हुई थी कि 1 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन हुआ है, तो वो तारीख सही थी, इसलिए हम यहां पे तारीख भी याद रख लेते हैं कि 7 सितंबर 2024 को जगदीप धनखड़ जी ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, रेजिडेंशियल रहने की सुविधा भी होगी 6 से 12 क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, कर लिया पूरा करंट अफेयर। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जब अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था ना, वो कई सेकंड स्टेटमेंट किसी को पता ही नहीं था, बस इतना याद कर लिया था कि मथुरा में खुला है ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। क्लियर। आगे चलते हैं। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये कहां पे खुला, गोरखपुर में खुला। तो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, इसका उद्घाटन किसने किया, योगी जी ने किया। देखिए उद्घाटन किसने किया, एटलीस्ट एक बार रीड कर लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार आजकल ये चीजें पूछी जा रही हैं या दो स्टेटमेंट आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जटायु के बारे में। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी है। ठीक है, और इसको एशियन किंग वल्चर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, एशियन किंग वल्चर, इसी को हम जटायु भी बोलते हैं। और ये कहां पे खुला है, कैंपियरगंज गोरखपुर में खुला है। क्लियर। और ये कितने एरिया में खुला हुआ है, 5 हेक्टेयर, इसको पढ़ लेना है। सॉरी। आगे चलते हैं। रोड टू स्कूल प्रोग्राम, तो देखिए रोड टू स्कूल प्रोग्राम का पहला चरण कहां पे स्टार्ट हुआ है, गोरखपुर में स्टार्ट हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो निपुण भारत मिशन के तहत। किसके तहत, निपुण भारत मिशन के तहत। ठीक है। तो अब देखो हमें क्या चीज याद रखनी है कि निपुण भारत मिशन क्या है, क्योंकि देखो एग्जाम में निपुण भारत मिशन पर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार निपुण भारत मिशन देख लेते हैं। देखिए पीआईबी की ये इमेज है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या किया गया कि हमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्रमोट करना है सभी बच्चों में, मतलब वो बेसिकली लिखना पढ़ना जान सकें। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या था, निपुण। इसकी फुल फॉर्म देख लो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये निपुण की फुल फॉर्म है। ठीक है। ये कब स्टार्ट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 2021 को। कब, 5 जुलाई 2021 को, और 3 साल के लिए स्टार्ट किया गया। इसका मतलब 2026-27 तक अब ये चलेगा। ठीक है ना। ये शुरू में 3 साल के लिए स्टार्ट किया गया था, अब ये 2026-27 तक चलेगा, ये हमें याद रखना है।
सॉरी 3 साल के लिए स्टैब्लिश किया गया था, ये गलत हो गया है, बस ये 2026-27 तक चलेगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और ये कब से किन किन के लिए, जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं और ग्रेड 1 to 3 के बच्चे होते हैं, उनके लिए निपुण प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो ये 2026-27 आपको याद रखना है। 5 जुलाई 2021 को ये लॉन्च किया गया था, क्योंकि आपको पता है स्कीम का ईयर अगर हमें याद होता है तो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे अरेंजमेंट के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। क्लियर, याद रखेंगे इतना। आगे चलते हैं। निपुण भारत मिशन हमारा कंप्लीट हुआ कि बेसिक फाउंडेशनल और न्यूमरेसी लिटरेसी को प्रमोट करना है बच्चों के अंदर ग्रेड 3 तक, प्री स्कूल से ग्रेड 3 तक, ठीक है। उसके लिए स्कूल चलो अभियान है, सॉरी रोड टू स्कूल अभियान है। अब रोड टू स्कूल जो कार्यक्रम है उसका प्रीकर्सर क्या था, इससे पहले यूपी में एक कार्यक्रम चलता था स्कूल चलो अभियान, तो आपको ये बताना है ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्कूल चलो अभियान आपके लिए क्वेश्चन है। देखो आपको कुछ भी क्वेश्चन दूं आप कमेंट जरूर करना, इससे क्या होता है कि मन करता है और वीडियो बनाने का, आपको बताने का, कि आप जब रिप्लाई करते हो ना तो इंगेजमेंट अच्छा रहता है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, तो देखिए उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। तो इस अभियान में क्या बात की गई कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षित लोग हैं और प्रशिक्षित लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको क्या करना है, स्वरोजगार प्रमोट करना है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, मतलब जॉब सीकर ना बने, वो जॉब सर्च ना करें, जॉब जनरेटर बने, मतलब खुद से जॉब जनरेट करें। और इसको अब्दुल कलाम जी भी बोलते थे कि हमें अपने यूथ को जॉब क्रिएटर बनाना है रेदर देन जॉब सीकर। जॉब सीकर मतलब हम जा जाके जॉब सर्च कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम खुद ऐसे एम्प्लॉयमेंट करें, ऐसे रोजगार सृजित करें कि हम जॉब जनरेटर बन जाएं, ठीक है। तो इसी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत यही किया जाएगा। क्लियर। और इसका जिक्र 2024-25 यूपी का जो बजट था उसमें भी किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली जो 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलाया जाएगा। इससे क्या होगा, 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित होंगे, मतलब 1 लाख एमएसएमई की यूनिट स्टैब्लिश होंगी। तो 2 डेटा याद किए, 1 लाख युवाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, मतलब असिस्टेंस मतलब लोन की फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। और 1 लाख एमएसएमई स्टैब्लिश्ड होंगी। इसके अलावा इससे क्या होगा कि 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार होंगे, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। क्लियर। इसके अलावा एक चीज और इसमें याद रखनी है जो मैंने न्यूज में पढ़ी थी कि 8 साल जो 8वीं क्लास तक के बच्चे होंगे उनको ये रोजगार दिया जाएगा, और 12वीं क्लास के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर 8वीं क्लास का बच्चा है और 12वीं क्लास का बच्चा है तो 12वीं क्लास के बच्चे को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट एटलीस्ट 8वीं क्लास के बच्चे तक शिक्षित होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने क्लिप भी उठाई थी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास स्कीम, 8वीं पास को ब्याज मुक्त 5 लाख का लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर 12वीं का अगर आ जाएगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, 8वीं एटलीस्ट पास होना चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ प्रमुख आंकड़े हैं, देखिए ये तो हमें याद करने हैं, मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा भी है तो मेंस के लिए आपको याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए, यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आप ये बताइए इंडिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है। अगर मैं सही हूं तो महाराष्ट्र का इसका आंसर है, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जब दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करती होगी। कितना कंट्रीब्यूट करती है, 9 से 10%। ये याद रखना डेटा, मेंस में भी यूज हो सकता है, प्री में स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है। अब क्या है, यूपी एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का मतलब क्या हो गया कि यूपी गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो गई है, एक्सपेंडिचर कम हो गया है। इससे क्या हो गया है कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट की कैटेगरी में काउंट होने लगा है। क्लियर। इसके अलावा एक और चीज कि जब आप एक बताओ कोई स्टेट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत आएगा। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में, अट्रैक्ट करने में यूपी प्रथम स्थान पे आ गया है। इसी को अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप क्या एक टर्म समझते हो, क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन, ठीक है। अगर हम प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में एक टर्म बोलते हैं क्राउडिंग इन फिनोमिना। अगर आप लोग इसको समझते हो तो कमेंट करके बताना, नहीं समझते हो फिर मैं आपको ऑडियो के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा ये क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूपी को डेटा सेंटर हब के रूप में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो आप ये बताइए कि यूपी डेटा सेंटर हब के रूप में क्यों स्टैब्लिश कर रहे हैं। देखिए जब किसी भी स्टेट में हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और वहीं स्टेट में स्टोर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डेटा की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, डेटा की एसेसिबिलिटी हो जाएगी, डेटा में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हैं वो उस स्टेट में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और ग्लोबल कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, इससे क्या बढ़ती है, ग्लोबल कनेक्टिविटी भी बढ़ती है। तो इसलिए यूपी को एक डेटा सेंटर हब के रूप में स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक 2022 का करंट अफेयर है कि यूपी में योटा डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया गया था। कहां पर, ग्रेटर नोएडा में, योटा डेटा सेंटर। इसके अलावा यूपी की एक डेटा सेंटर पॉलिसी है 2021 की, ये हम याद रखेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं, देखिए चिकित्सा विश्वविद्यालय खोला गया है अटल जी के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, सॉरी। तो ये कहाँ खोला गया है? ये लखनऊ में खोला गया है, मतलब मेडिकल यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अटल जी के नाम पर है। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये कहाँ खोला गया है? आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, आयुष का ए उठाइए और जी उठाइए। आपने सुना होगा हस्बैंड वाइफ कैसे इंडियन कल्चर में बोलते हैं, ए जी सुनते हो, तो ऐसे करके ए और जी ऐसे करके कुछ ना कुछ बना लो, याद हो जाए आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, इतना हम सब ने कवर कर लिया है, आगे चलते हैं। ये सारा पीआईबी की न्यूज़ वगैरह हमने सब कवर किया। ये सेमीकॉन इंडिया का मैंने पीआईबी निकाला था, बट इसमें कुछ खास नहीं था, जो सब लिखा हुआ था वो सारा इसमें कवर है। ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहो तो एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये मुझे लगता है कि आप सबको याद होगा। इसके अलावा ललितपुर में क्या बन रहा है? पहला फार्मा पार्क बन रहा है। तो देखिए, जब भी आप कोई भी न्यूज़ पढ़ो, आपको यूपी का पूरा मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। ललितपुर में क्या बन रहा है? फार्मा पार्क बन रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। तो ऐसी कोई भी, गोरखपुर में क्या बन रहा है? आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है। तो इस तरीके से आप मैप में खुद से ड्रॉ करके पढ़ने की आदत डालिए, तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने एक तो वो पढ़ा था, आयुष यूनिवर्सिटी पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था? चिकित्सा यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो लखनऊ में पढ़ा था। तो आप लखनऊ में यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक रिटेन रहेगा। खुद से कुछ कुछ मेहनत करिए। देखिए, अभी इतना सारा प्रोटेस्ट के चक्कर में हो सकता है कि पढ़ाई नहीं हुई हो। अब इस हैंगओवर से आपको बाहर निकलना है और अब पढ़ने लग जाइए। देखो, 1 महीना है, इतनी वैकेंसीज हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जो भी सीरियस हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप पूछिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप को कमेंट में पिन कर दूंगा। आपके डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे ना, तो आपकी आधी तैयारी हो गई। मन में इतने सारे संशय लेके नहीं घूमना है, उनको रिजॉल्व करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड, मतलब आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड बनते हैं, तो यूपी ने सबसे ज़्यादा कार्ड बना दिए, तो पहला राज्य बन गया। अब डिजिटल क्रॉप सर्वे में भी यूपी फर्स्ट आ गया। यूपी ने क्या किया? यूपी के जो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे करा दिया यूपी ने। ठीक है ना, इससे हमें ये पता लग गया कि यूपी में कितना फसल का प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सी फसल का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें भी यूपी फर्स्ट स्थान पर है डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने में। ठीक है, अब देखिए, डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने से हमें ये पता लग गया कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी फसल उग रही है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं, तो हम चाहें तो वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कर सकते हैं किसान विज्ञान केंद्र के थ्रू। ठीक है, केवीसी किसान विज्ञान केंद्र का काम क्या होता है कि एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करना, कि कौन सी फसल उगानी है, कितना फर्टिलाइजर देना है। ठीक है, उसके अलावा हमने जब डिजिटल क्रॉप सर्वे कर लिया तो हमें ये पता लग गया कि कहाँ पे इरिगेशन की नीड ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो ये भी कर सकते हैं। इससे यूपी फूड बास्केट बन सकता है इंडिया के लिए, मतलब यूपी एक्ट एज अ फूड बास्केट फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड। ये भी लाइन हम यूज़ कर सकते हैं मेंस में। आगे चलते हैं। अगर यूपी में बात करें तो यूपी टोटल इंडिया का 20% खाद्यान्न में कंट्रीब्यूट करता है, तो इसमें भी फर्स्ट नंबर पे है। इसके अलावा शीरा, अल्कोहल और एथेनॉल में भी फर्स्ट नंबर पर है। यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जब शीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक। तो सिंपल शब्दों में समझो कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात की जा रही है। जैसे एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास के एरिया, ऐसे ही लखनऊ के आसपास के एरिया डेवलप करने की बात की जा रही है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टेट कैपिटल रीजन बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब ये यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होंगे और एरिया कितना होगा? 27,886। अब आपका काम पता है सबसे पहले क्या है? वीडियो को पॉज करो और इस डेटा को याद करो। पहले खुद से सोचो कैसे याद करूं। अब पॉज कर दिया आपने, अब मैं आपको याद कराता हूं। 2-3 बार बोल लीजिए, 26, 27, 28, 26, 27, 28। ठीक है ना। तो आप देखिए, 26 यहां लिख दिया, 27 यहां लिख दिया, 28 का 2 उड़ा दिया और 8 यहां लिख दिया। तो एटलीस्ट आपको पता लग गया कि 26, 27, 28 से रिलेटेड डिजिट यहां पे मेंशन है। ठीक है, और 5 डिजिट का नंबर है, तो 27,886 किलोमीटर स्क्वायर में इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है। अब कौन कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में अभी बात करते हैं आगे। देखिए, लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी है। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उसके थ्रू याद करेंगे इसे। ठीक है, एक मैप भी दिखा रहा हूं अभी। तो इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि इसका जो एससीआर का हेडक्वार्टर कहां बनेगा? लखनऊ में। लखनऊ में। इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन होंगे? सीएम होंगे, और इसके वाइस चेयरमैन कौन होंगे? चीफ सेक्रेटरी होंगे, मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैंने न्यूज़पेपर से उठाई है। देखिए,
आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर डेवलप किया जा रहा है, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। तो देखिए लखनऊ आपको पता ही लग गया होगा, ठीक है ना। अब आर यू बी याद रखिए, आर से क्या हो गया रायबरेली, यू से उन्नाव, बी से बाराबंकी, यही 3 आप भूल सकते हो। हरदोई, सीतापुर देखो भगवान के नाम पर है तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। हर मतलब भगवान को हम बोलते हैं, सीता माता हैं, ठीक है, और रब हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन क्या बन सकता है वो इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो सबसे बड़ा एरिया किसका हो गया हरदोई का, इंपॉर्टेंट है याद रखना। सबसे छोटा किसका हो गया लखनऊ का। इसके अलावा आप खुद से अरेंज कर लेना। सेकंड नंबर पे कौन हो गया सीतापुर हो गया। हरदोई के बाद किसका नंबर आता है सीतापुर का नंबर आता है। फिर थर्ड नंबर पे आपका रायबरेली हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका क्या हो गया उन्नाव हो गया। फिफ्थ नंबर पे आपका बाराबंकी हो गया और लखनऊ सबसे पीछे हो गया। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, ठीक है। कोई एक रह गया है मुझे लग रहा है, आप खुद से एक बार चेक कर लेना। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है और पूरा एरिया याद रखना है। अब ये मैपिंग है, ये न्यूज़पेपर की क्लिप है आपका। लखनऊ ये रहा, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, ठीक है। एक बार इसको खुद से चेक कर लेना, खुद से अरेंज जरूर कर लेना, एग्जाम में आ सकता है अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से पढ़ना चाहिए, जब भी हम कुछ पढ़ें उसकी मैपिंग एक बार जरूर कर लें, ठीक है ना। तो हमने हरदोई सबकी मैपिंग कर ली है। आगे चलते हैं नजूल संपत्ति। तो देखिए नजूल संपत्ति से रिलेटेड आप ये समझिए कि लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ पब्लिक पर्पज। क्या मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ पब्लिक पर्पज, ठीक है। इसके लिए एक एक्ट आया नजूल संपत्ति से रिलेटेड। अब देखिए नजूल संपत्ति होती क्या है, तो ऐसे लैंड का एरिया होता है, भूखंड होता है जो गवर्नमेंट ने किसी टाइम पे कुछ व्यक्तियों को या कुछ संस्थाओं को लीज पे दिया हुआ होता है, ठीक है ना। और ये अंग्रेजों के टाइम से प्रथा चली आ रही थी 1895 के एक्ट से। 1960 में इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसको कंटिन्यू किया गया। अब इसमें जानते हैं कि जो अभी नया एक्ट आया है उसमें क्या कहा गया है कि अगर मतलब नए एक्ट में क्या क्या प्रावधान है कि जो नियमित रूप से पट्टे का किराया, उस जमीन का किराया जमा कर रहे हैं और उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया है, उनके लिए 30 साल के लिए रीन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि जो नजूल संपत्ति का जो है वो किसी अब निजी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, ठीक है, ना किसी संस्था को दी जाएगी। इसके अलावा तीसरा ये पॉइंट याद रखना है कि किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा है उस भूखंड पे या लैंड पे जो नजूल संपत्ति के अंदर आती है, उसको खाली कराया जाएगा और उससे मतलब किराया भी वसूला जाएगा और उसकी दर कौन डिसाइड करेगा मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इतने पॉइंट। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। तो देखिए इसमें कहा गया है, इस विधेयक में, इस एक्ट में ये कहा गया है कि अब जो नए विश्वविद्यालय बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नए विश्वविद्यालय बनेंगे उनसे राज्य शब्द को हटा दिया जाएगा, वहां पे अब राज्य शब्द नहीं लिखाया जाएगा। और इस एक्ट के तहत ये भी कहा गया है कि इन विश्वविद्यालयों का जो क्षेत्राधिकार है उसको निर्धारित किया जाएगा कि आपका डोमेन किस किस एरिया तक रहेगा। तो आपको इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। एक न्यूज़पेपर की क्लिप मिली थी, उसको एक बार देख लेते हैं, ये एग्जाम में मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या है कि देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को जब मंजूरी दी गई तो विद्यालयों का क्षेत्राधिकार तय किया गया और नए विद्यालयों के आगे राज्य वर्ड हटा दिया गया। तो उन विद्यालयों के नाम लिखे हैं, जैसे मां विंध्याचली देवी राज्य विश्वविद्यालय जो कहां पर है मिर्जापुर में है। अब इसमें से राज्य वर्ड हटा दिया जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, राज्य वर्ड हटाया जाएगा नए विश्वविद्यालय में। और ये कहां पर है ये भी याद रख लीजिए, तो विंध्यावासिनी देवी विश्वविद्यालय कहां पर है मिर्जापुर में। मां पाटेश्वरी देवी राज्य हटा दो, विश्वविद्यालय कहां पर है बलरामपुर में। पाटेश्वरी वाला कहां पर है बलरामपुर में, विंध्याचली वाला कहां पर है मिर्जापुर में, ठीक है। इसके बाद इसमें कहा गया कि जो मुरादाबाद का विश्वविद्यालय है उसका नाम अब क्या हो जाएगा जंबेश्वर विश्वविद्यालय, जंबेश्वर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद इसमें कहा गया जो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ था उसका नाम क्या कर दिया जाएगा महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़। तो सुहेलदेव वाला कहां पर है आजमगढ़ में। महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है ये अलीगढ़ में। तो देखिए ये टेबल बना के बहुत इजीली बहुत क्वेश्चन बनाया जा सकता है और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके गलत होने के चांसेस हैं। तो एटलीस्ट एक बार खुद से टेबल बनाना, इस तरीके से पूरा नाम लिखना जिससे आपको चीजें याद हो जाएं, ठीक है। इसमें बस कीवर्ड ये है कि जो नए विश्वविद्यालय बनेंगे उनके नाम के आगे राज्य नहीं लगेगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश नोडल विधान रीजनल विनिर्माण। देखो यहाँ पे आपसे एक चीज़ कहूँगा, अगर आप यूपीपीसीएस टेलीग्राम ग्रुप, एवरग्रीन टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, जो इसका ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे मैंने ना काफ़ी टाइम पहले एक ऑडियो डाली थी नोडल विधान रीजन विनिर्माण पर, नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण बिल के ऊपर, ठीक है ना। और मैंने 2-3 मिनट की बहुत अच्छी ऑडियो बनाई थी, आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए थे। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने अच्छे नोट्स बना के आपको दिए थे। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सर्च करना निर्माण, एन कैप्स में NIRMAN, निर्माण बिल, ठीक है। तो आपको वो मिल जाएगी ऑडियो, अगर नहीं मिलेगी तो मुझे बताना, मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से सुनना और उसके नोट्स बना लेना, क्योंकि देखो इससे क्वेश्चन मेंस में आने के बहुत चांस हैं, कि इसलिए मैंने इसको डिटेल में ऑलरेडी पहले से ही बता दिया है, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है, तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सुन लेना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध। इसको देखो मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, बट एक बार करा दे रहा हूं, क्योंकि जो घटनासार की मैंने सीरीज कराई है ना, उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, और उसका तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप लोगों का। बट आई दृष्टि पता नहीं आपको क्यों नहीं पसंद आ रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन, मतलब यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन की बात की जा रही है। तो इस बिल का उद्देश्य क्या है कि अगर कोई रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड अपराध में लिप्त होता है तो उसको कठोर सजा दी जाएगी। तो इसके कुछ प्रोविजन है, बेसिकली 4 प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, कि कोई किसी नाबालिग के साथ, किसी दिव्यांग के साथ, या कोई मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, या कोई वोमेन है, या कोई कमजोर व्यक्ति है, और हम अल्टीमेटली शॉर्ट में कह सकते हैं कोई वल्नरेबल या वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति है, उसके साथ आप अगर मतलब उसका रिलीजियस कन्वर्जन करा रहे हो तो आपको सजा कितनी मिलेगी, 5 से 14 साल, 5 से 14 साल याद रखेंगे। और कितना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, 1 लाख रुपए। और अगर मास कन्वर्जन हो रहा है, सामूहिक अवैध मतांतरण हो रहा है, तो 7 से 14 साल और 1 लाख रुपए। तो आपने 5 से 14 याद किया पहले, फिर 7 से 14 मास कन्वर्जन में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखो 2 प्रोविजन और इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप धर्म परिवर्तन को प्रमोट कर रहे हो, आपको और आपकी इंटेंशन क्या है कि यौन संबंध स्थापित करना है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना है, तो आपको 20 साल कम से कम सजा होगी, और आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है, याद रखना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हमारे फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को आप कमेंट करके बताएंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कौन सा फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल रोकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके देखो चौथे पॉइंट में ये कहा गया है कि आप अगर कन्वर्जन को प्रमोट कर रहे हो और आपका इंटेंशन क्या है कि आपको फॉरेन फंडिंग मिले, बाहर से फंडिंग मिले, तो ऐसे केस में आपको सजा क्या होगी, कम से कम 7 वर्ष का और 14 साल तक का, मतलब 7 से 14 जो पहला वाला था, उसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना। ये इंपॉर्टेंट है, देखो अभी तक 1-1 लाख था, यहां पे 10 लाख रुपए का आप पे जुर्माना लगेगा, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक, चलो अब कल स्टार्ट करते हैं इसको, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपको अगर कुछ लगता है इसमें सुधार होना चाहिए तो अपने इनपुट जरूर देना कि और क्या क्या चीज़ें सुधार की जा सकती हैं। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको याद कराऊँ, डिटेल में बताऊँ, मैपिंग भी करा दूँ, और पढ़ने के तरीके को भी आपको डेवलप करूँ। देखिए एक चीज़ और बताना आपको, कि इस वीडियो को सुनने के बाद, और हो सकता है आपने पहले से इस टॉपिक को पढ़ लिया हो, तो आपने जब पहले से टॉपिक को पढ़ा है और आपने वीडियो को सुना है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आपको ज़्यादा रिटेन अब रहा कि पहले रिटेन ज़्यादा रहा, ठीक है। एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जो भी आपकी फीलिंग्स हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।